फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहता है, और आजकल नई टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिनमें प्रोजेस्टेरॉन ऐसा है जो एंटी एंड्रोजेनिक भी है और वेट रिडक्शन। तो उसको थोड़ा थोड़ा जब पंक्चर कर देते हैं तो LH का लेवल हमारे ब्लड में थोड़ा कम हो जाता है, एंड कई बार स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, ये भी हेल्प करता है। और मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगी फीमेल्स को दैट हम लोग हमेशा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी रहते हैं और अपने लिए नहीं सोचते हैं, और सोचते भी हैं तो यही कहते रहते करेंगे करेंगे, बट मुझे लगता है वी शुड टेक अ स्टेप और जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है मैंने लेट किया है। हेलो फ्रेंड्स, सो आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और ये वुमेन्स डे वाले वीक का एक और वीडियो है जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता और ये हैं दुबई से। उनकी खास बात ये है कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर तो हैं, ये फाइनलिस्ट हैं मिसेस इंडिया कंपटीशन की, और ये कंपटीशन नेक्स्ट मंथ होने वाला है इंडिया में, और ये शायद फ्लाई करने वाली हैं इस कंपटीशन के लिए स्पेशली। तो उस बारे में ही बात करेंगे और हम कुछ फिटनेस के बारे में कुछ और खास बातें करने वाले हैं मैम के साथ। तो मैम प्लीज आप इंट्रोड्यूस करिए, अपने बारे में बताइए और अपनी जर्नी के बारे में बताइए ओवरऑल। मैं डॉक्टर सुनीता अरोड़ा, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट now practicing in UAE, but I have done my MBBS and MS from India. After that, I have done my MRCOG from UK, MRCPI Ireland, and fellowship in cosmetic gynecology from American Board. Then again went back to India, did my diploma in ultrasound, laparoscopy, hysteroscopy training, and practiced there for 13 years, and then shifted to UAE. So now I'm practicing here, and I'm recently I have been chosen for the finalist of Mrs. India Queen of Substance. So I am coming there in April. And what you are doing is amazing, and this beauty pageant which you have chosen. So I have this question कि आपका क्या रीजन रहा कि आपने ब्यूटी पैजेंट की तरफ जाने का सोचा? देखिए, एक बात तो सच है कि हर वुमेन का ये ख्वाब होता है कि उसको क्राउन मिले। आई थिंक हर वुमेन का ये ख्वाब है। और कॉलेज टाइम में आई हैव बीन पार्टिसिपेंट इन फ्यू फैशन शोज, तो तब से थोड़ा इंटरेस्ट था, बट आई वाज सो बिजी इन माय फैमिली कमिटमेंट एंड कैरियर कमिटमेंट दैट कुड नॉट गेट टाइम, बट एज यू नो ना, इट्स नेवर टू लेट. So now I was free of few responsibilities, so thought okay, I should give and take time for myself also. No, definitely this is a very good thought और आप वो चीज़ कर रही हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं, वो कभी करते नहीं है उसको, लेकिन आप ये कर रही हैं, आपने स्टेप लिया और आप उसको आगे भी बढ़ा रही हैं, तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी बिग अचीवमेंट ऑलरेडी आई थिंक। हाँ, उसमें फैमिली का और बच्चों का सपोर्ट भी बहुत है, दैट दे पुश्ड मी टू परस्यू माय ड्रीम्स। और मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगी फीमेल्स को दैट हम लोग हमेशा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी रहते हैं और अपने लिए नहीं सोचते हैं, और सोचते भी हैं तो यही कहते रहते करेंगे करेंगे, बट मुझे लगता है वी शुड टेक अ स्टेप और जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है मैंने लेट किया है, बट जो और लोग सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी कि करना चाहिए, एंड साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो ही जाएंगी। वेरी गुड थॉट मैम। क्वेश्चंस हैं related की because I am into nutrition and diet planning. So generally जब मैं इस चीज़ के ऊपर काम करता हूँ फीमेल्स के साथ, तो एक पॉइंट बहुत उठ के आता है, वो है PCOS PCOD। एंड ये क्वेश्चन और ये पॉइंट इसलिए आता है कि जब आप डाइट प्लान करते हो और आप काफी कुछ कर रहे हो, आप डाइट को बिल्कुल सही तरीके से बना रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो, उसके बाद भी रिजल्ट्स आने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये होता क्या है, मतलब कि कैसे होता है और कैसे से पता कैसे चलता है इसका कि ये प्रॉब्लम हमें है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरी एक तो वो एक अकेली बीमारी नहीं है, इट इज अ सिंड्रोम विच इज अफेक्टिंग मेनी सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये स्टार्टिंग होती है इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन से। अब वो इम्बैलेंस क्यों होता है, ये कॉजेज पूरी तरीके से नोन नहीं है, बट मे बी जेनेटिक, it can be genetic predisposition or environmental factor, or you can say genetic predisposition with environmental factors like obesity, stress and your lifestyle. तो सबसे मिलके it reaches to polycystic ovarian syndrome. अब ये अफेक्ट क्या क्या करता है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से है,
और मेन कल्प्रिट 3 हार्मोन है। सबसे पहला है इंसुलिन, जो कि सेंट्रल प्लेयर है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। दूसरा है हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है LH, वो इसमें क्रॉनिकली हाई रहता है। एंड तीसरा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसको कि मेल हार्मोन कहते हैं। तो ये हर फीमेल में प्रोड्यूस होता है, लेकिन पीसीओ वालों में इसका लेवल नॉर्मल से ज्यादा रहता है, ठीक है। अब इनकी वजह से ही, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज से, एनोवुलेशन, ये फीमेल ओवुलेट नहीं करती हैं, उसकी वजह से फिर फर्टिलिटी इश्यूज आने लगते हैं। अब अगर हम देखें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाई है, तो उसकी वजह से एक्ने होंगे, ऑयली स्किन होगी, फेस पे, चिन पे, चेस्ट पे, सब पे हेयर ग्रोथ होने लगेगी, जो कि मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ है। हेयर लॉस होने लगेगा, मेल टाइप बैल्डिंग, एंड मसल डेवलपमेंट, जो कि मेल टाइप मस्कुलर डेवलपमेंट। तो ये सारी, एंड सेंट्रल ओबेसिटी मींस ट्रंकल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, एप्पल शेप। तो ये सारी चीजें आने लगती हैं। फिर इन सब की वजह से इसका अपीयरेंस अफेक्ट हो गया। अब अपीयरेंस अफेक्टेड है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं, एंड फर्टिलिटी इश्यूज हैं। तो जब ये सारे कॉजेज एक साथ मिल जाते हैं, तो कई बार पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। तो दैट इज कॉल्ड कि ये सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, फर्टिलिटी इशू, अपीयरेंस इशू, देन साइकोलॉजिकल इश्यूज। और अगर इसको टाइम से कंट्रोल ना किया जाए, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये यूट्रस के कैंसर तक पहुंच सकता है। तो ये एक बीमारी है। अब दूसरा आपका क्वेश्चन है कि इसमें वेट कम क्यों नहीं होता है। तो मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। उसका मतलब ये है कि इनकी जो सेल्स हैं, वो इंसुलिन के लिए रिसेप्टर नहीं है, ठीक है, उनके मतलब सेंसिटिविटी कम है। तो सपोज एक नॉर्मल इंसान ने 1 ग्राम ग्लूकोज लिया, तो उसके लिए 1 ग्राम इंसुलिन पैंक्रियाज ने निकाला, और वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस की वजह से, अगर मैं 1 ग्राम शुगर ले रही हूं, तो मे बी 5 ग्राम इंसुलिन निकले, 10 ग्राम इंसुलिन निकले, जस्ट टू कंपनसेट कि शुगर का सेल्स में एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो इनके ब्लड में इंसुलिन हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। अब इंसुलिन ब्लड में ज्यादा है, तो उसकी वजह से फैट सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है, और वो लोगों का वेट गेन होता है, ठीक है। और ये लीवर पे भी ऐसे काम करता है कि इन पेशेंट्स की एपेटाइट भी बढ़ती है। तो दिस इज द रीजन कि इन लोगों में वेट रिडक्शन बहुत मुश्किल होता है। तो इन लोगों को हम लोग नॉर्मल भी शुगर लेने से मना करते हैं कि आप में इंसुलिन रिलीज मिनिमल हो। ओके, तो क्या इसका ये भी मतलब है कि ये लोग ज्यादा डायबिटिक हो सकते हैं, या इनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा हो सकती है? संभावना होती ही है, अच्छा, क्योंकि होती ही इंसुलिन है। रेजिस्टेंस है। पैंक्रियाज एक लेवल तक कंपनसेट करेगा, उसके बाद नहीं निकाल पाएगा, और उनके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगेगा, तो ओके, सो आई फाइनली थिंक, दे रीच टू डायबिटीज। क्या आपने ऐसा भी देखा है कि वेट गेन वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बावजूद भी पीसीओडी या पीसीओएस है? यस, पीसीओएस है। यस, पीसीओएस एक्चुअली जरूरी नहीं है कि वेट गेन हो। लीन पेशेंट्स में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, और उनमें भी पीसीओएस होता है, क्योंकि क्रॉनिकली एलएच हाई है। एक्चुअली अगर हम पीसीओएस को डायग्नोज करें, तो 3 चीजें होती हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड में पीसीओ का अपीयरेंस दिख जाए। दूसरा, आपको कहे कि मेल हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन हाई वाले सिम्टम्स हो, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले सिम्टम्स हो, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन हाई और पीसीओ का अपीयरेंस। तो अगर 3 में से कोई 2 भी चीजें हैं, तो यू विल लेबल द पेशेंट कि उसको पीसीओएस है। ओके, सो आप इसको डायग्नोस करने के लिए एक तो हमारा अल्ट्रासाउंड होगा, आप कह रहे हैं, और हाँ, उसके अलावा आप टेस्ट कराएंगे टेस्टोस्टेरोन के और एलएच। एलएच आई थिंक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात हो रही है यहाँ पे। इसका एफएसएच और एलएच दोनों किया जाता है, और ये पीरियड्स के फर्स्ट फ्यू डेज में ही करना होता है, क्योंकि ओके, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, किसी भी दिन करा लेते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। तो एफएसएच करेंगे, एलएच करेंगे, और कुछ चीजें और हैं जो हमें रूल आउट करनी है, जैसे थायराइड रूल आउट करना है ना। और अगर मान लीजिए पेशेंट आती है, उसको अल्ट्रासाउंड उसका नहीं हुआ है, उसके सिम्टम्स हैं सिर्फ एंड्रोजन हाई वाले, या फिर वो इनफर्टिलिटी के इश्यूज लेके आती है,
तो हम लोग उनमें फिर पहले प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है वो भी रूल आउट करना पड़ता है, थायराइड रूल आउट करना पड़ता है, उसका कंप्लीट हिस्ट्री लेके, क्योंकि और भी कई कोजेज हैं जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, तो वो सब हम लोग रूल आउट करते हैं। अब उसमें सिर्फ अगर सिम्टम्स हैं कि उसके हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है फेस पे, बाकी पीरियड हर महीने रेगुलर आ रहा है, तो हम लोगों को एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स भी रूल आउट करने पड़ते हैं। ओके, सो दैट इट साउंड्स कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ओवरऑल प्रोसेस। इट्स लाइक आपको काफी सारे डायग्नोसिस करने के बाद ये आप इस कंक्लूजन पे डॉक्टर ही पहुंच सकता है कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। हम खुद से सोच नहीं सकते हैं कि, जैसे मुझे लगता है कई लोग सोच लेते हैं गूगल करके कि हमें ये प्रॉब्लम है और वो खुद ही उसका इलाज करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऐसे कई सारे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको वैसे ही लगेंगी, लेकिन उनका डायग्नोसिस और उनका उनका इलाज अलग तरीके से होगा। बट ये है ना कि ये दिस इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर स्पेशली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, एंड आजकल इसका इंसिडेंस बढ़ भी बहुत रहा है। लाइफस्टाइल इज मेजर कल्प्रेट, आई विल से। और ये स्टार्ट हो जाता है टीन एज से ही, राइट? क्या कि 16-17 साल में ये प्रॉब्लम अब शुरू हो जो जाती है लोगों को? रिसेंट स्टडीज हैं वो कहती हैं कि ये जो है बिकॉज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज बीइंग कंसिडर्ड, तो ये देखा गया है कि it starts affecting the female fetus from womb. So when female fetus is inside the mother's womb, that time if mother is having high testosterone, it affects the female ovary such that when she will start the period, since beginning she will start producing more of the testosterone. एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन वाले बच्चों में देखी गई है कि 8-9 साल से उनमें प्यूबर्टी आ जाती है, तो ये चेंजेस अब देखे जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन मैम। आई थिंक मैंने अपने चैनल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर करी हैं, और कई सारे मतलब मुझे लोग बहुत बोलते हैं कि मैं इतनी डिफिकल्ट चीज़ें क्यों कवर करता हूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जिस तरीके से समझा रही हो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मेरे को तो मिल रही है, और आई होप कि सबको क्लैरिटी मिलेगी। अब मान लिया आपने डायग्नोस कर लिया है इस चीज़ को, तो उसको सोल्यूशन कैसे होगा? उसको क्या वो मेडिकेशन से होगा या आप कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस बताएंगे, कैसे होगा वो सोल्यूशन? देखिए, इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ही है। तो उसमें जैसा कि मैंने कहा कि आपको ओबीज नहीं होना है, और ये आपको ओबीज कर रहा है, तो आपको फाइट करना है। उसके लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेट रिडक्शन बाय डाइट एज वेल एज एक्सरसाइज। सो इफ यू कम टू डाइट, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ही आपको न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि आपने जहां डायरेक्ट शुगर्स लिए, इंसुलिन ने निकलना है एंड इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग योर वेट। तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे रहना है, और आपकी एक्सरसाइज शुड बी वेरी रेगुलर। तो अगर हम बुक्स के हिसाब से कहें तो वो कहते हैं 40 मिनट्स अ डे 5 days a week इज नेसेसरी इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग पीसीओएस, तो दैट इज नेसेसरी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका सिर्फ अगर 5% वेट रिडक्शन होता है, तो यू कैन रिज्यूम योर ओव्यूलेशन स्पॉन्टेनियसली बिना किसी ट्रीटमेंट के, और उसके बाद वेट लॉस इजी हो जाता है। तो शुरू का 5% टू रिड्यूस फर्स्ट 5% इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक अगर आप 100 किलो के हैं तो 95 तक आना माइट बी डिफिकल्ट। उसके बाद क्योंकि ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो काफी हार्मोन खुद से बैलेंस होने लगते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है उसके बाद। ओके, और अब हमारा अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमने थोड़ा ठीक कर लिया है, तो उसके बाद क्या आप मेडिकेशन भी आप देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। अब वो डिपेंड करता है पेशेंट आपके पास किस कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं। जैसे जब आपके पास टीनेजर्स आते हैं, वो यूजुअली आपके पास या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज लेके आएंगे या कॉस्मेटिक कंसर्न्स के साथ आएंगे कि हेयर ग्रोथ हो गया, एक्ने हो गए। अब जब अदर आफ्टर मैरिज जो फीमेल्स आती हैं, वो यूजुअली फर्टिलिटी इश्यूज लेके आती हैं ना, और एल्डरली एज पे या मेनोपॉज के बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स लाइक डायबिटीज और इन सब की वजह से आती है। तो डिपेंड करता है पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ आ रहा है और हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल तो सब में होगा। अब अगर हम वन बाय वन जाए, तो टीनेजर्स आपके पास आए और कॉस्मेटिक कंसर्न्स लेके आए, तो हमको लाइफस्टाइल बताना है। उसके बाद जैसे हेयर ग्रोथ अब आ चुका है, जो आ चुका है वो दवाओं से नहीं जाएगा, बट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहता है,
और आजकल नई टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिनमें प्रोजेस्टेरॉन ऐसा है जो एंटी एंड्रोजेनिक भी है और वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है. The commonest of them is Yasmin, very common, very famous with this name. तो ये ओके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये हमें स्टार्ट करनी होती है जिससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी ठीक होती हैं और एक्ने एंड हिर्स्यूटिज्म ये सब पे फर्क पड़ना शुरू होता है. बट इफेक्ट 6 मंथ्स के बाद ही दिखेगा. बट जो ऑलरेडी हेयर आ चुके हैं उनके लिए लोकल क्रीम्स भी आती हैं, एंटी एंड्रोजेनिक टैबलेट्स भी आती हैं, तो वो सब दिया जाता है. अब पेशेंट फर्टिलिटी इशू लेके आ रहा है तो हम लोगों को पहले वही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट देके फिर हम लोगों को इसमें कई बार हम लोग ग्लूकोफाज मेटफॉर्मिन नाम सुना होगा, वेरी कॉमन. तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए दिया जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स खूब खाते हैं इसको. ओके तो वो दिया जाता है विद ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स. ओके वन पॉइंट मैं यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे रहे हैं. और एक चीज है कि लोग कहीं अभी मेडिसिन को खरीद के खुद अपना इलाज न करने लग जाए, तो प्लीज ये सब सिर्फ इन्फॉर्मेशनल है और प्लीज 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 आप डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही कोई मेडिसिन को परचेज करें और जो आपके प्रिस्क्रिप्शन में होगा उसी को यूज करिए, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है आजकल के लोग नाम सुनते हैं और फिर उसको खरीद लेते हैं और उसको यूज करने लग जाते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज और रेफरल जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. सो सो हमारे पास लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद मेडिकेशन डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर ने क्या कंसल्ट किया है वो हो गया. क्या इसमें कोई सर्जरिकल प्रोसेसेस भी होती हैं? Yes, surgical procedures होता है, but usually it is not required. It is required in very few patients जहाँ पर fertility is the main issue और ovulation induction के बाद भी बिल्कुल कुछ help नहीं हो रही है. Either they will go for IVF or we can try with surgery that is called laparoscopic drilling of the ovary. इसमें हम लोग laparoscope के थ्रू जाते हैं और जो ovaries पे multiple छोटी छोटी cyst बनी हुई होती है ना, मैंने बताया था हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, मैं अभी बताती हूँ क्यों होता है. तो उसको थोड़ा थोड़ा जब पंक्चर कर देते हैं तो LH का लेवल हमारे ब्लड में थोड़ा कम हो जाता है एंड कई कई बार स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके तो मैं 1 मिनट में यहाँ ये समझाऊंगी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी होता क्यों है, सिर्फ 1 मिनट में, जिससे सबको क्लियर रहेगा आइडिया. तो इसमें हार्मोन एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, हार्मोन्स ऐसे रहते हैं हमारी बॉडी में कि हर फीमेल में एवरी मंथ एक फॉलिकल, लाइक एग जिस बैग के अंदर है उसको फॉलिकल बोलते हैं, एक फॉलिकल ग्रो होना शुरू होता है, थोड़ा बड़ा होता है, मैच्योर होता है, देन वो रप्चर करके ओवा को रिलीज कर देता है. तो एवरी मंथ ऐसा रहता है. इन पेशेंट्स में इम्बैलेंस की वजह से एक फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हुआ बट थोड़े पे जाके अरेस्ट हो गया, तो अब वो ना तो फुल्ली मैच्योर होगा ना फिर वो रप्चर होगा ना एग रिलीज होगा, इसीलिए मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आती हैं. बट क्या होगा, कुछ महीनों के बाद उस ओवरी के ऊपर कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल एग्स हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक, क्योंकि उनका अपीयरेंस सिस्ट की तरह है बट दे ऑल आर इमेच्योर फॉलिकल्स. ओके ओके आई थिंक या ये बात मुझे नहीं पता थी. आई थॉट कि वो सिस्ट टाइप का कुछ ऐसी चीज होती होगी कि सिस्ट बन रहा है और वो एक्सटर्नल कोई बॉडी की तरह हो रहा है, बट एज यू मेंशन्ड कि दिस इज समथिंग व्हिच इज या ओके. दिस इज वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन मैम. एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड हियर, एनी अदर मैसेज जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं टीनेज में या फिर आफ्टर मैरिज, तो उनके लिए आप कोई उनके लिए इनपुट आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ बिल्कुल, मैं इनपुट देना चाहूंगी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन बट अदरवाइज ऑल्सो. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी, नॉट ओनली फॉर PCO. लाइक अभी आप पेंडेमिक में देख रहे हैं जिनकी, सो इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स विद द एक्सरसाइज, योर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट. And if you will means always stick to this healthy lifestyle, I think polycystic ovarian syndrome you can manage, you can keep in control forever. ओके और आप अपने बिजी शेड्यूल में कैसे आप एक्सरसाइज को और न्यूट्रिशन को आप ऐड रखते हो अपने डे में? ये बात तो है, बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन बिकॉज एज जैसा मैंने कहा ना, आई एम वेरी फिटनेस कॉन्शियस,
तो मेरा डे तो स्टार्ट विद मेडिटेशन एंड योगा ही होता है, बट आई लव साइकिलिंग, जिमिंग एंड स्विमिंग ऑल्सो, जहाँ वो तीनों मैं सिर्फ वीकेंड पे ही कर पाती हूँ। बाकी योगा, एक्सरसाइज और डाइट तो इट इज लाइक ऑलवेज हाई फाइबर डाइट, फाइबर रिच डाइट एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, और ऑलवेज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब पे जोर रहता है। वी आर वेजिटेरियन, सो थोड़ा प्रॉब्लम होता है हाई प्रोटीन्स को ऐड करने में, बट इवन देन वी हैव आवर फिटनेस इंस्ट्रक्टर. So nowadays, Mr. Rajat is advising me the diet. Thank you, ma'am. and I am really sticking to that diet. That's great because sticking to a diet plan is very very important. और हम सब लोग क्या करते हैं, कुछ दिन स्टार्टिंग में थोड़ा जोश रहता है तो उसको फॉलो करते हैं और फिर उसको आगे रुक जाते हैं उसके बाद हम। और यही सबसे बड़ा बॉटलनेक है हर चीज का, कि अगर आपने कोई चीज शुरू करी फिर थोड़ा बोर हो गए और उसको बदल दिया तो फिर वो लॉन्ग टर्म में वो चीज काम नहीं कर पाती है। उसके लिए I am very dedicated and I am really thankful to you that you have given me such a wonderful diet plan. थैंक यू मैम। सो अब थोड़ा बात करते हैं अगेन बैक टू आपकी ब्यूटी पेजेंट्री जर्नी की। तो आपने जो प्रोसेस है, ये आप इस प्रोसेस के बारे में बताएंगे, आपने कैसे इस चीज को देखा, किसी ने बताया आपको कि ये ऐसी चीज कोई होती है, और फिर क्या प्रोसेस रही इसकी पूरी की पूरी? देखिए, मैंने ना जब सोशल मीडिया पे देखा था कि कुछ हमारे कोलीग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अंदर से एक जुनून आया कि मुझे भी करना है। और आई वाज गिविंग थॉट, तो इसमें जब सर्च कर रहे थे तो देयर इज वन, आई हैव सीन द ग्लीम डिवा पेजेंट कोचिंग, सो आई जस्ट चेक दैट, और उनसे मिलने के बाद ना मेरी पूरी लाइफ बदल गई। मीन्स दैट इज ट्रू, एंड देन आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि नहीं, मुझे करना ही है। तो मीन्स शी Gleam Diva, and the director is Miss Preeti. She is such a miraculous and means charismatic person. She changed me totally. I was thinking, okay, I will learn some pageant walk or something, but she touched each and every part of my life. She started from my personal grooming to my diet to my exercise, even the social graces and etiquettes, which we were thinking, we know everything, but no, she changed me totally, and I'm very thankful to her. Means if overall personality development, I should say, she is doing. तो आपको लग रहा है कि पेजेंट्री जो है ये डिफिकल्ट है, स्टेज के ऊपर जाना, क्या ये डिफिकल्ट है या इजी है? आप किसी को क्या सलाह दोगे? स्टेज फोबिया मुझे कभी भी नहीं था, लेकिन मैं कहती हूँ जिनको कॉन्फिडेंस नहीं भी है वो प्रीति से मिल लें, और they will means she will fill you with a fuel, कहते ना पेट्रोल भर दिया अंदर of energy and confidence कि आप अब कहीं भी जा सकते हैं, now you are fully prepared. तो वो वाली चीज है। But okay, I will share all these good words with Preeti. And do you have anything to say about your pageant, जो pageant के लिए आपने participate किया, क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि वो कौन ओन करता है, या किस संस्था का या किस ऑर्गेनाइजेशन का पेजेंट है वो? हाँ, actually this is the only Mrs. India Queen of Substance. This is the only registered pageant which I know is, and it is a very prestigious platform. So I'm very thankful to Mrs. Ritika Vinay Yadava, director of HCWA, and whole team of this Queen of Substance, Mrs. India Queen of Substance, that they have provided me this prestigious platform to evolve me further, I should say. And I'm very excited to start this new chapter of my life. Okay, so आप next month इस competition के लिए इंडिया आने वाली हैं, right? जी। And कितने दिन का competition है ये? Competition is 16th, 17th and 18th, 3 days का है, but I'm coming 4-5 days before that. Okay, so hopefully we will get a chance to meet as well in India. I will try my level best. Okay, cool. So
बहुत बहुत ही इंस्पिरेशनल ये आपके साथ कन्वर्सेशन रहा, और काफी सारी चीजें मेरे को तो सीखने को मिली। आई थिंक जितने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी काफी सारी जानकारी, उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने टाइम दिया, My और pleasure. विल ट्राई टू कैच अप अगेन वंस यू आर इन इंडिया। My pleasure. Thank you so much. थैंक यू।